चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैंने दो वेक्टर्स को ले लिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ये हाइट ट्रायंगल का मैंने ले लिया है एच। अब ये परपेंडिकुलर है। अब ये कहा जा रहा है कि हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं कैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाता है। चलिए देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करते हैं हम लोग। तो हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ से ए बी साइन थीटा, ये हम लोग के पास आ गया। एन कैप मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसा कहा गया था हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, इसलिए मैंने एंगल का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है यहाँ पे। तो क्या आएगा, हाफ ए, यहाँ पे भी पिछली बार की तरह बी साइन थीटा हम लोग लिख देंगे अलग करके, ये बी साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर। अब साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, छोटे से ट्रायंगल में, पी लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल एन, ट्रायंगल पी एन आर, इसमें क्या आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर हाइट बाय हाइपोटेन्यूज बी। तो ये बन जाएगा बी साइन थीटा इक्वल्स टू एच, ये बन गया v sin थीटा इक्वल्स टू एच। तो अगर ये बन गया v sin थीटा इक्वल्स टू एच, तो हम लोग ये लिख देंगे यहाँ पे हाफ इंटू ए इंटू एच, बन गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। आई होप आपका ये प्रूफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हम लोग को मिल गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो हाफ द magnitude of the cross product of two vectors which make the adjacent sides of a triangle will give us the area of the triangle। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को क्या कहता है, चलिए देखते हैं हम लोग, काफी आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज गिवन बाय, एक डिटर्मिनेंट होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जरूर डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा आई थिंक दैट इज इन योर 12th सिलेबस, हाँ दैट इज इन योर 12th सिलेबस। सो इन डिटर्मिनेंट्स आफ्टर वेक्टर्स चैप्टर आई एम प्लानिंग टू अपलोड अ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिक्स ऑफ 11th एंड 12th, क्योंकि फिजिक्स में काफी टॉपिक्स ऐसे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जो आपको समझना पड़ेगा बेसिक लेवल पे, जो कि आपके 12th मैथ्स में है, लेकिन आपके 11th फिजिक्स में वो कहीं कहीं जगह पर अप्लाई होगा, इसलिए आपको समझना होगा। फॉर दैट आफ्टर फिनिशिंग वेक्टर्स आई विल अपलोड अ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज। अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जस्ट आपको ये समझ लेना है, लेकिन अगर आपको कुछ पूरी अच्छी तरह से समझ में ना आया आपको, तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला सीरीज जब मैं शुरू करूँगा वो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा, सपोज ले लेते हैं यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर को मैंने लिख दिया है ऐसे ए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया है। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप, ये डिटर्मिनेंट होता है, इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट, मॉड्यूलस साइन की तरह दिखता है लेकिन दोनों साइड में बढ़ाया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस विल बी ए एक्स, दिस विल बी ए वाई, दिस विल बी ए जेड। अंडर में लिखना होता है, आई कैप के अंडर में वो आएगा जो आई कैप के साथ था ए एक्स, जे कैप के अंदर में वो आएगा जो ए वाई था, और के कैप के साथ क्या था ए जेड, इसलिए के कैप के नीचे ए जेड आया। वैसे ही बी के केस में भी वैसे ही होगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आई कैप लिखेंगे जो यहाँ पे है, उसके बाद क्या होगा, आई कैप लिखने के बाद ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आप भूल जाइए,
तो क्या आता है बीच में, ए वाई ए जेड ए बी वाई बी जेड, ये चारों आता है, दिस 4 पार्ट्स। आपको रेड कलर से मैं दिखाता हूँ, ये चारों आपको दिख रहा होगा। इसको ब्लॉक करने के बाद तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड ये वाला डी वाई, इस तरह से लिखा जाता है। बीच में जो है उसके पहले एक माइनस साइन आ जाएगा, बदल जाएगा। फिर से आप ब्लॉक कर दीजिए ए जे और के को, जे माइनस आएगा बीच में, जब मैं लिख रहा हूँ बीच वाला जो कॉलम है उसके पहले एक माइनस साइन, साइन चेंज, ऐसे मैंने ब्लॉक कर दिया। तो क्या आएगा आपके पास, ए एक्स बी एक्स और इधर आएगा ए जेड बी जेड, ये वाला कॉलम और ये वाला रो आप भूल जाइए। तो आपके पास आया ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो ये बन जाएगा। हम लोग वैसे ही फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, उसके बाद आएगा दिस रो एंड दिस कॉलम के कैप, फिर से प्लस साइन आने के बाद फिर से हम लोग इसको ब्लॉक कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों पहले, ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छे से समझ में ना भी आया हो तो इस चैप्टर के लिए आप समझ लीजिए ये वाला पार्ट। डिटर्मिनेंट में आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में समझा दूंगा, आपके 12th मैथमेटिक्स सिलेबस में है डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लेकिन आपको अभी के लिए समझना पड़ेगा। ये था हम लोग का एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है हम लोग के पास, दैट विल बी एंगल बिटवीन, जो मतलब सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नाइन्थ प्रॉपर्टी। I think this is the last property. No, this after this there is also one last property. So ninth property क्या कहता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आता है, ए बी साइन थीटा। आफ्टर दिस आई कैन राइट साइन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ओके, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसको हम वेक्टर साइन से लिख देते हैं, ओके। ये आ गया हम लोग के पास दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एंगल है। जैसे मैंने स्केलर प्रोडक्ट में दिखाया था वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट में ये एंगल का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी, द टेंथ प्रॉपर्टी, दैट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फॉर द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जो मैंने एन कैप का वैल्यू दिखा था, एन कैप जो मैं लिख रहा था, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करता है यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में। तो उस एन कप का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग लिखते हैं ऐसे, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आएगा नहीं। चलिए देखते हैं आगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हम लोग लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एन कैप। इन दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और आई कैन राइट एन कैप इक्वल्स टू क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ the normal component, the unit vector. This will give you the unit vector in the perpendicular direction of the plane of cross product of the two vectors. आगे हम लोग के पास ये वाला भी, और दो चार चीजें और आपको बताना है, उसके बाद ये टॉपिक हम लोग खत्म कर देते हैं।
क्या बताना है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। कुछ एप्लीकेशन होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, जैसे कि जब हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं वहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यहीं तक था वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, स्केलर प्रोडक्ट टॉपिक भी मैंने करा दिया। जो एप्लीकेशन में आपको बताने जा रहा था वो अभी मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपके आने वाले कुछ टॉपिक्स में वो एप्लीकेशन में आपको दिखा दूंगा, तभी अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक हम लोग का यहीं तक था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपका स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, वेक्टर प्रोडक्ट भी खत्म हो चुका है, आपके छोटे मोटे कुछ पार्ट्स बाकी हैं वेक्टर चैप्टर्स के। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट। सो in one next video I will cover the remaining small topics of vector chapter, like the Rainman problem which is given in your NCERT, and your swimmer river problem, crossing the river problem, those problems. After that we will finish this chapter and that will be a massive part. अगर आपको वेक्टर्स चैप्टर फिनिश हो गया और अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये पूरे फिजिक्स के जर्नी में आपको हेल्प करेगा। तो टिल द टाइम आई अपलोड ए न्यू वीडियो, स्टे ट्यून टू द चैनल। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन and also subscribe to the channel and also press the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video like this in my channel. Also I'm planning to upload booktube video and personal development videos, because I have not uploaded them since a long time. It has been a long time since I have uploaded them, so I'm planning to upload those videos as well on my channel. Also I will continue this vector series. A small part is left that will complete in one or two more videos and our vectors part will be over. So till that time, bye students.